जो फर्स्ट टू जॉइन राजपूत चीफ वाज राजा भारमल। अब ये अंबर के थे और इनकी डॉटर की शादी अकबर से हुई थी। The members of Hindu caste inclined towards education, accountancy were also promoted. जिनके ज़्यादा अकाउंटेंसी की नॉलेज होती थी या ज़्यादा एजुकेशन की तरफ इंक्लाइंड होते थे, उनको भी प्रमोट किया जाता था। इसका फेमस एग्जाम्पल है अकबर के फाइनेंस मिनिस्टर राजा टोडरमल। उनको, जो कि खत्री कास्ट से बिलोंग करते थे, उनको भी फाइनेंस मिनिस्टर बनाया गया था और उनकी पोस्ट को भी इंक्रीज किया गया था। ईरानियंस को भी हाई ऑफिसर्स मिले जहांगीर के टाइम पे। इसका रीजन ये था कि जो जहांगीर के ऊपर क्वीन नूर जहां का बहुत इन्फ्लुएंस था, और जो नूर जहां थी वो एक ईरानियन थी, तो इसीलिए उस वक्त में ईरानियंस को बहुत हाई पोजीशंस मिली। औरंगजेब ने राजपूत को अपॉइंट किया हाई पोजीशन पे, और उनके टाइम पे मराठास को भी अकाउंटेड फॉर अ सीजेबल नंबर विद इन द बॉडी ऑफ ऑफिसर्स। मराठास को भी पोजीशन मिली। अब ऑल होल्डर्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफिसर्स, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स हैं, उनको रैंक्स दी गई, यानी कि मनसब्स। उसमें दो न्यूमेरिकल डेजिग्नेशंस हैं मनसब्स में। जाट, इसका इंडिकेटर ऑफ पोजीशन इन इंपीरियल हायरार्की और सैलरी के बेस पे, कि आपकी कितनी सैलरी है, जात। और दूसरी चीज है सवार, घोड़सवार होते हैं ना, ऐसे सवार, कि आपके पास कितने हॉर्समैन हैं, कि आप रिक्वायर्ड टू मेंटेन हिज सर्विस। जैसे कि 17th सेंचुरी में मनसबदार्स ऑफ 1000 जात और अबव वर रैंक्ड एज नोबल्स। जिनके पास 1000 जात है वो नोबल्स माने जाते थे। नोबल्स को मिलिट्री कैंपेन्स में पार्टिसिपेट करना पड़ता था अपनी आर्मी के साथ। हर मिलिट्री कमांडर को रिक्रूट किया जाता था, ट्रेन किया जाता था। ट्रेन द मेन स्ट्राइकिंग मुगल आर्मी कैवलरी, जो ट्रूपर्स मेंटेन्ड सुपीरियर हॉर्सेस, उनको भी रैंक बाय इंपीरियल मार्क दाग। अब कभी कभी क्या होता था कि एम्परर पर्सनली कभी कभी कुछ लोगों की रैंक, टाइटल्स, ऑफिशियल पोजीशंस को चेंज करते थे, जो बहुत हाई रैंक पे हैं उनकी, लो पोजीशन वालों की नहीं बट हाई रैंक वालों की। अकबर ने मनसब सिस्टम को डिजाइन किया एंड ऑल्सो इस्टेब्लिश स्पिरिचुअल रिलेशन, कि सेलेक्ट बैंड ऑफ हिज नोबिलिटी बाय ट्रीटिंग हिम एंड हिज डिसाइपल्स मुरीद। उन्होंने अपने डिसाइपल्स को मुरीद की टर्म देनी शुरू की, जो कि आपने चैप्टर 6 भक्ति में भी पढ़ा था कि सूफीज में ये अपने डिसाइपल्स को वो मुरीद कहते थे, बट यहाँ पे अकबर ने भी वो टर्म देनी शुरू कर दी थी। अगर हम नोबिलिटी की बात करें तो एक्वायरिंग पावर, वेल्थ और एक हाईएस्ट रेपुटेशन, हर कोई वो चीज चाहता था। मेंबर के लिए वो चीजें होती थी नोबिलिटी के लिए। कोई भी ऐसा इंसान है जो सर्विसेज को ज्वाइन करना चाहता है, वो एक तजवीज प्रेजेंट करता था। क्या प्रेजेंट करता था? तजवीज। किसको? बादशाह, एम्परर को। अगर एप्लीकेंट सूटेबल माना जाता था मनसब के लिए तो उसको मनसब ग्रांट किया जाता था। अगर वो सूटेबल नहीं माना जाता था तो उसको नहीं ग्रांट किया जाता होगा। अब मीर बख्शी, जो कि पे मास्टर माना जाते हैं, वो ओपन कोर्ट में राइट साइड में एम्परर के प्रेजेंट करते थे सारे कैंडिडेट्स को जो भी अपॉइंट हुए हैं या जिनका प्रमोशन हुआ है। मतलब वो बेसिकली नाम ले रहे हैं कि ये इनकी रैंक ये है या फिर इनका प्रमोशन हो गया है। ये कौन कर रहा है? ये मीर बख्शी कर रहे हैं, जिनका बेसिकली पेमेंट पे मास्टर है ये। अब जो तजवीज है ये बेसिकली एक पेटिशन है। नोबल मैन ये प्रेजेंट करते हैं एम्परर को और वो अपनी एप्लीकेशन देते हैं कि हमें मनसबदार बनना है, तो ये वो तजवीज है। ठीक है। अब द टू अदर इम्पॉर्टेंट मिनिस्टर्स जो मीर बख्शी का हमने देखा, इसके अलावा है दीवाने आला। दीवाने आला का मतलब है फाइनेंस मिनिस्टर और सदर सुदर मिनिस्टर ऑफ ग्रांट्स। अब ये इंचार्ज होते थे लोकल जजेस और काजीज के, क्योंकि वहां पे उस वक्त जो काजीज का डिसीजन है वही चल रहा था, तो ये उनके जज हुआ करते थे। 3 मिनिस्टर्स जो कि ओकेजनली केम टुगेदर एज एन एडवाइजरी बॉडी,
जो ये तीनों मिनिस्टर्स हैं, मीर बख्शी, दीवान, ये फाइनेंस मिनिस्टर और ये सदरुस, ये तीनों मिनिस्टर्स कभी कभी साथ आते थे जब उनको बहुत एडवाइजिंग कोई डिसीजन लेना है। अदरवाइज ये इंडिपेंडेंट थे एक दूसरे से और अपना काम करते थे। अकबर इन सब से एडवाइस लेते थे और एडमिनिस्ट्रेशन को, फिस्कल या पैसे से रिलेटेड जो भी काम होता था वो इन लोगों की हेल्प या फिर इनकी सलाह लेते थे कि कैसे उनको डिसीजन लेना चाहिए। जो भी नोबल कोर्ट में स्टेशन है उनको 2 बार आना होता था, सुबह और शाम को, टू एक्सप्रेस देयर सबमिशन। जो हमने देखा था ना कि वो सबमिट करना, वो पब्लिक ऑडियंस हॉल में सबके आगे, कि वो एम्परर के सामने सबमिट होते थे। वो अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज एम्परर के आगे शो करते थे, एम्परर एंड हिज हाउस होल्ड राउंड द क्लॉक। वो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है गार्ड करना और वो चीजें किया करते थे। इंफॉर्मेशन एंड द एम्पायर। अब एक एक चीज का डिटेल रखना मुगल एडमिनिस्ट्रेशन में। जो मीर बख्शी थे वो सुपरवाइज करते थे कॉप्स को ऑफ कोर्ट राइटर्स, जो वाकिया नाविस, रिकॉर्डेड ऑल द एप्लीकेशंस एंड डॉक्यूमेंट। जो भी कोर्ट में रिप्रेजेंट हो रहे हैं, जिसने भी कोई कोर्ट में एप्लीकेशन लिखी है, कोई भी डॉक्यूमेंट लिखा है, उनका प्रॉपर रिकॉर्ड रखा जाता था। जो भी ऑर्डर्स जो राजा ने भेजे हैं, फरमान है, उन सब का भी रिकॉर्ड रखा जाता था। एजेंट्स, वकील ऑफ नोबल्स और जो रीजनल रूलर्स होते थे, एक 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 प्रोसीडिंग, जैसे कोर्ट में जो वकील की प्रोसीडिंग चल रही है, वो सब कुछ भी रिकॉर्ड किया जाता था। और अखबार दर, ये जो न्यूज़पेपर है एक तरीके से, उसके अंदर ये सारी चीजें आपको इंफॉर्मेशन के तौर से डेट और प्रॉपर टाइम के साथ कि कब ये सेशन हुआ था, रिकॉर्ड की जाती थी। अखबारत ऑल काइंड ऑफ इंफॉर्मेशन, कि किस किसने अटेंड किया कोर्ट, ग्रांट ऑफ ऑफिसर्स, टाइटल, डिप्लोमेटिक मिशंस, क्या प्रेजेंट्स रिसीव हुए थे, इंक्वायरीज क्या एम्परर ने, एम्परर की हेल्थ के बारे में, हेल्थ ऑफ द ऑफिसर, हर चीज के बारे में उसमें लिखा जाता था। ये इंफॉर्मेशन बहुत वैल्यूएबल है हिस्ट्री के तौर से, क्योंकि इससे हमें पब्लिक और प्राइवेट लाइफ ऑफ किंग और नोबल्स पता चलता है। न्यूज रिपोर्ट्स एक इम्पॉर्टेंट ऑफिशियल डॉक्यूमेंट है, क्योंकि ये पूरे मुगल रूल में, जहां जहां मुगल एम्पायर का रूल चल रहा है, वहां वहां ये न्यूज़पेपर या ये जो रिपोर्ट है ये फैलेगी। तो राउंड द क्लॉक फुट रनर्स, जो, क्योंकि उस वक्त ना ट्रेन है ना ऐसा कुछ है, तो लोग एक जगह से दूसरी जगह, पथमार या कासिद कह सकते हो, ये लोग ट्रैवल करते थे और ये इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह स्प्रेड करते थे। एम्परर तो खुद तो कैपिटल में है, लेकिन जो बाकी एरियाज हैं उनकी इंफॉर्मेशन एजेंट्स के थ्रू उनको वो सारी जगहों के बारे में पता चलता था। जो एजेंट्स ऑफ नोबल्स अलग अलग कैपिटल के अलावा राजपूत प्रिंसेस एंड ट्रिब्यूटरी रूलर्स, वहां सबकी भी कॉपीज ऑफ अनाउंसमेंट सेंड की जाती थी। जो भी एम्परर ने डिसीजन लिया है वो सब उनको भी भेजे जाते थे और उनका मैसेज वापस किंग तक पहुंचाया जाता था। एम्परर सारी पब्लिक न्यूज से भी हमेशा लूप में रहते थे, उनको पता होता था कि पब्लिक के साथ क्या चल रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन से कनेक्टेड रहते थे। अब सेंटर में तो, कैपिटल में तो एम्परर खुद है, लेकिन जो प्रोविंशियल एडमिनिस्ट्रेशन है, सेंटर के अलावा बाकी जगह भी तो कंट्रोल करना है ना, तो हर जगह को प्रोविंसेस यानी कि सूबाज में डिवाइड किया गया था, जहाँ पे मिनिस्टर्स जो कि दीवान, बख्शी, सदर, ये सब वहां पे अपना अपना इंडिपेंडेंट काम करते थे। एडमिनिस्ट्रेटर, गवर्नर जो कि सूबेदार था, ये रिपोर्ट डायरेक्टली टू द एम्परर करते थे। सरकार जो कि ईच सूबा था उसको डिवाइड किया गया था अलग अलग हिस्सों में, और हर जगह को मेंटेन करने के लिए हैवी कैवेलरी और मस्किटर्स को भी डिप्लॉय किया जाता था। लोकल एडमिनिस्ट्रेशन को लुक आफ्टर करने के लिए एट द लेवल ऑफ परगाना, जो कि सब डिस्ट्रिक्ट है, 3 सेमी हेरारकी ऑफिसर्स, अब 3 और ऑफिसर्स, ये 3 उस एरिया के लिए हैं। क्वादीन जो कि कीपर ऑफ रेवेन्यू रिकॉर्ड्स, चौधरी इन चार्ज ऑफ रेवेन्यू कलेक्शन, की रेवेन्यू इन्होंने रिकॉर्ड किया कि रेवेन्यू कितना होगा, इनको कलेक्ट करना है चौधरी को, और काजी जो कि बेसिकली जज के तरीके से एक रोल प्ले करेंगे। तो ये 3 लोकल लेवल पे डिविजन्स हैं। हर डिपार्टमेंट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन एक लार्ज सपोर्ट स्टाफ होता था उनके पास, इसमें क्लर्क्स होंगे, अकाउंटेंट्स होंगे, ऑडिटर्स, मैसेंजर्स और काफी सारे जो भी टेक्निकल फंक्शंस करने के लिए लोग चाहिए,
वो सब वहां पे हुआ करते थे। ये सारे रिकॉर्ड्स पर्शियन में होते थे लेकिन विलेज के अकाउंट्स लोकल लैंग्वेज में भी होते थे, क्योंकि हर लोकल इंसान को पर्शियन नहीं आती, इसलिए लोकल लैंग्वेज में भी रिकॉर्ड्स रखे जाते थे। मुगल जो क्रॉनिकल्स हैं उनमें हमेशा यही दिखाया गया है कि जो एम्पर उनके कोर्ट हैं वो कंट्रोल करते थे सारा एडमिनिस्ट्रेशन विलेज लेवल तक। लेकिन हमने चैप्टर 8 में भी देखा है कि हार्डली द प्रोसेस वाज फ्री ऑफ टेंशन। जो चैप्टर 8 में जब हमने रूरल और एग्रीकल्चरल सोसाइटी देखी तब हमने देखा था कि रूलर जो कि एम्परर है और जो पेजेंट्स हैं या जो नॉर्मल पब्लिक है उनके बीच में एक टेंशन होती थी। तो ऐसा नहीं है, ये तो क्रॉनिकल्स में क्योंकि हमेशा राजा की तारीफ लिखी है तो उन्होंने कहा कि हम तो जो कैपिटल से लेके बिल्कुल डाउन द विलेज लाइन तक हमारा बिल्कुल स्ट्रॉन्ग कंट्रोल है सेंटर ऑफ एम्पायर। लेकिन ये सच नहीं है हमेशा। जो लोकल आप अगर जमींदार और लोकल लोग पेजेंट्स वगैरह और आप मुगल एम्परर के रिप्रेजेंटेटिव में देखोगे तो आपको दिखेगा कि वहां कॉम्प्लिकेटेड कॉन्फ्लिक्ट्स होती थी और जमींदार मोस्टली जीत जाते थे, स्टेट के विरुद्ध कर देते थे पेजेंट्स को, क्योंकि जमींदार वही रहते हैं लोकल लोगों के साथ रहते हैं तो वो जीत जाया करते थे और पेजेंट्स उनका सपोर्ट करते थे कंपेयर टू स्टेट को सपोर्ट करने के। तो इस तरीके से एक टेंशन होती थी। अगर हम बियॉन्ड द फ्रंटियर्स हम राइटर्स ऑफ क्रॉनिकल्स को देखें तो उन्होंने काफी सारे हाई साउंडिंग टाइटल्स दिए मुगल एम्परर्स को, जैसे कि शहनशाह यानी कि किंग ऑफ किंग्स, और जहांगीर वर्ल्ड सीजर, शाहजहां किंग ऑफ द वर्ल्ड, इस तरीके के टाइटल्स। लेकिन कुछ कंटेम्पररी हिस्टोरियंस ये डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स वो कहते हैं कि जो नेबरिंग पॉलिटिकल पावर्स थी उनके साथ कॉन्फ्लिक्ट्स भी होती थी। लेकिन हमें जो क्रॉनिकल्स एम्परर्स ने लिखे हैं उनमें हमें ये बातें नहीं पता चलती हैं। सफाविद्स और कंधार अगर हम इस एरिया की बात करें तो पॉलिटिकल और डिप्लोमेटिक रिलेशनशिप्स अगर हम मुगल किंग्स और उनकी नेबरिंग कंट्रीज जो कि ईरान और तुरान थे हम उनके कंट्रोल की बात करें तो वो हिंदू कुश माउंटेन से सेपरेट होता था, सेपरेटेड अफगानिस्तान फ्रॉम द रीजन ऑफ ईरान एंड सेंट्रल एशिया। ऑल कॉन्करर्स मेक देयर वे टू इंडियन सब कॉन्टिनेंट। उन जो भी कॉन्करर ईरान और इन एरिया से इंडिया के एरिया में आने की कोशिश करता था उनको हिंदू कुश माउंटेन्स को पार करना पड़ता था, तभी वो नॉर्थ इंडिया में आ सकता है। मुगल पॉलिसी का कांस्टेंट एम ये था कि जो पोटेंशियल डेंजर है वो नोटेबली काबुल और कंधार वाले एरिया में वो वहीं पे ही वार्ड ऑफ हो जाए। तो ये उनकी पूरी कोशिश रहती थी क्योंकि वहीं से ही अटैक हो सकता है। कंधार वाज बोर्न टू कंटिंजेंट बिटवीन सफाविद्स और मुगल्स, इनके बीच में एक टेंशन आपको वहां उस एरिया में दिखेगी। फोर्ट्रेस टाउन हैड इनिशियली बीन इन पोजेशन, वहां पे एक किला बंद करके पूरा एक टाउन बनाया गया था। हुमायूं ने उस एरिया को जब तब हुमायूं के टाइम पे फोर्ट वाला पूरा एरिया बनाया और उस एरिया को रिकॉन्कर 1595 में अकबर ने किया। सफाविद ने अपनी डिप्लोमेटिक रिलेशंस कंटिन्यू रखी मुगल्स के साथ और उन्होंने अपना क्लेम कंधार पे बनाए रखा कि ये हमारा ही एरिया है। 1613 में जहांगीर ने डिप्लोमेटिक एनवे कोर्ट में भेजा, तब वहां पे सफाविद के एम्पायर में शाह अब्बास थे। प्ली किया द मुगल केस फॉर रिटेनिंग कंधार, लेकिन ये मिशन फेल हो गया। 1622 में पर्शियन आर्मी बिसीज्ड कंधार और इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन्स को डिफीट कर दिया और सफाविद्स का वहां पे उन्होंने सरेंडर फोर्ट्रेस एंड द सिटी ऑफ दी सफाविद, क्योंकि मुगल आर्मी प्रिपेयर नहीं थी और उन्होंने एकदम से कंट्रोल किया तो इल प्रिपेयर्ड मुगल गैरिसन वाज डिफीटेड, वो वहां पे डिफीट हो गए। ओटोमन्स पिलग्रिमेज एंड ट्रेड, मुगल्स का और ओटोमन्स का रिलेशनशिप जो है वो ये था कि फ्री मूवमेंट ऑफ मर्चेंट्स एंड पिलग्रिम्स, जो भी आपके वहां से ट्रेड हो रहा है वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, और पिलग्रिम्स जो कि यात्री वहां से आ रहे हैं वो फ्री। टेरिटरीज जो भी ओटोमन के कंट्रोल के अंदर थी। दिस वाज ट्रू फॉर द पार्ट ऑफ ओटोमन अरेबिया, जो कि एक इम्पॉर्टेंट पिलग्रिमेज सेंटर ऑफ मेका है मुस्लिम्स के लिए, एंड मदीना वाज लोकेटेड।
द मुगल एम्परर यूजुअली कंबाइंड रिलीजन एंड कॉमर्स, उन्होंने हमेशा रिलीजन को और कॉमर्स को कनेक्ट करने की कोशिश की कि वहां से हमारा ट्रेड भी हो जाए और पिलग्रिमेज तो हो ही रहा है, तो ताकि हमारा जो भी वैल्यूएबल मर्चेंडाइज है, जो भी गुड्स हैं, हम वो भी वहां पे सेल कर सकें। और अगर हम जूइस्ट्स की बात करें तो यूरोप रिसीव्ड नॉलेज ऑफ इंडिया थ्रू जूइश मिशनरी, जो कि चर्च, जो क्रिश्चियन मिशनरीज थे, जूइश मिशनरी, travelers, merchants, and diplomats. Jewish accounts are impressive of the Mughal court. और उन्होंने पूरा यूरोपियन राइटर्स ने उनके बारे में पूरा लिखा है। जब डायरेक्ट सी रूट डिस्कवर हो गया इंडिया का 15वीं सेंचुरी के एंड तक, पोर्चुगीज मर्चेंट्स ने एक ट्रेडिंग नेटवर्क क्रिएट किया कोस्टल एरियाज में, क्योंकि वो समुद्र के आसपास ही पहुंचे, उन्होंने वहां अपना ट्रेड करना शुरू किया, क्योंकि वो लोग आए व्यापार के तौर से थे। पोर्चुगीज के किंग ने धीरे धीरे अपना इंटरेस्ट दिखाया कि हम क्रिश्चियनिटी स्प्रेड करें इस एरिया में, और उन्होंने मिशनरीज भेजे, द सोसाइटी ऑफ जीसस, द जूइस्ट्स को उन्होंने यहाँ पे भेजा। क्रिश्चियन मिशंस इंडिया में 16th सेंचुरी में आए, प्रोसेस ऑफ ट्रेड एंड एम्पायर बिल्डिंग के तौर से। अकबर को भी क्यूरियोसिटी हुई कि क्रिश्चियनिटी के बारे में जानने के लिए, और उन्होंने डिस्पैच एन एम्बेसी टू गोवा, और उन्होंने कहा कि आप जो ज्यूइश प्रीस्ट हैं उनको इनवाइट किया। जो फर्स्ट ज्यूइश मिशन जो मुगल कोर्ट में फतेहपुर सीकरी में 1580 में रिसीव हुआ, और वहां पे 2 साल तक रहे। उन्होंने अकबर से बात की अबाउट क्रिश्चियनिटी, वो उलमास जो कि ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम आइडियोलॉजी फॉलो करते हैं, उनके साथ उन्होंने डिबेट्स की। 2 मोर मिशंस मुगल कोर्ट में आए, लाहौर में 1591 और 1595 में। जूइश अकाउंट जो है वो पर्सनल ऑब्जर्वेशन के बेस पे हैं एम्परर के बारे में। पब्लिक असेंबलीज में दिखाया गया है कि वो अकबर के बहुत पास बैठा करते थे, उनकी पोजीशन थी। और कभी कभी जब लड़ाई वगैरह होती थी या कोई भी कैंपेन होता था, या अपने चिल्ड्रन को कोई नॉलेज देनी है, इन सब चीज़ों में भी वो अकबर के साथ जाया करते थे। जूइश अकाउंट्स में हमें इंफॉर्मेशन में गिवन, ये पर्शियन क्रॉनिकल्स में भी हमें स्टेट ऑफिशियल और जनरल कंडीशंस ऑफ लाइफ ऑफ मुगल टाइम्स की किस तरीके से ऑफिशियल्स वहाँ के थे, जनरल कंडीशंस कैसी थी, वो सब चीज़ें भी हमें वहाँ से पता चलती हैं। अगर हम फॉर्मल रिलीजन की क्वेश्चनिंग की बात करें तो हाई रिस्पेक्ट जो अकबर ने शो की जूइश मिशन की तरफ, उसके कारण वो लोग बहुत इम्प्रेस हो गए, और उन्होंने ये इंटरप्रेट किया कि एम्परर क्रिश्चियनिटी की तरफ ओपन है और वो उसे अपना फेथ के तौर से एक्सेप्ट करना चाहते हैं। उन्होंने ही समझा कि अकबर क्रिश्चियन बनना चाहते हैं। ये इसीलिए क्लाइमेट ऑफ रिलीजियस इंटॉलरेंस वेस्टर्न यूरोप में से आप ये देख सकते हो, ये जूइश मिशनरीज ये अकबर के बहुत क्लोज बैठे हैं, तो इनको लगा कि मे बी किंग इज ऑल्सो इंटरेस्टेड। अकबर्स क्वेस्ट ऑफ रिलीजियस नॉलेज, वो हर रिलीजन के बारे में जानना चाहते होते थे, इसलिए इबादत खाना एक जगह थी फतेहपुर सीकरी में जहाँ अलग अलग रिलीजन और फेथ के लोग डिबेट्स करते थे, चाहे वो मुस्लिम हो, हिंदू हो, जैन हो, पारसीज, क्रिश्चियंस, वो सब वहाँ आते थे, और अकबर उन रिलीजियस व्यूज को बहुत मेच्योर वे में सुनते थे और डिफरेंट रिलीजन्स और उनकी नॉलेज को गैदर करने की कोशिश करते थे। धीरे धीरे वो ऑर्थोडॉक्स मुस्लिम वे से थोड़ा सा मूव हो गए, और उन्होंने सेल्फ कॉन्शियस की डिवाइन वर्शिप, लाइट और सन, इनकी वर्शिप में इंटरेस्ट शो करना शुरू किया। अकबर की जो फिलॉसफी आप अबुल फेजल की जो इस बुक में पढ़ोगे, वो फिलॉसफी ऑफ लाइट है, जो आपको इमेजेस के आसपास भी दिख रही थी, वो लाइट, वो उस तरीके की लाइट उन्होंने शो किया। और उन्होंने कहा कि डिवाइनली इंस्पायर्ड इंडिविजुअल, जो डिवाइनली इंस्पायर्ड है, सुप्रीम सॉवरेन ओवर हिज पीपल, वो ही कंट्रोल कर सकता है अपने लोगों को, और अपने एनिमीज को भी बड़ी आसानी से वो कंट्रोल कर सकता है। तो वो उनके आइडियाज थे। तो ये आइडियाज इन हार्मनी थे जो हमें कोर्ट में क्रॉनिकल्स मिलते हैं, और वो पोजेस करते हैं कि मुगल रूल एसिमिलेट हेट्रोजीनियस पॉपुलेंस। होमोजीनियस क्या होता है? सिमिलर। हेट्रोजीनियस क्या है? डिफरेंट तरीके की जो पॉपुलेशन रहती थी, अलग अलग रिलीजन और अलग अलग बिलीफ्स के लोग यहाँ पे रहते थे। द नेम ऑफ द डायनेस्टी कंटिन्यू टू एंजॉय लेजिटिमेसी, ये तब तक इस डायनेस्टी का नाम चलेगा वो है 1857 तक। उसके बाद इस डायनेस्टी का बिल्कुल
अंत हो जाएगा। ऑल्दो औरंगजेब वाज द लास्ट पावरफुल रूलर, उसके बाद ये डायनेस्टी डाउनफॉल में ही आ गई, लेकिन फिर भी मुगल डायनेस्टी का कंप्लीट फुल स्टॉप हो जाएगा 1857 पे। और धीरे धीरे आपको ये औरंगजेब के बाद से डिमिनिश होनी दिखती है। तो ये था पूरा चैप्टर ऑफ किंग्स एंड क्रॉनिकल्स, जिसमें काफी सारे एस्पेक्ट्स थे अलग अलग, स्टार्टिंग फ्रॉम टाइटल्स टू सोर्सेज टू किस तरीके से बुक्स कीप की जाती थी। बहुत सारे टॉपिक्स थे जिसमें मैंने डिस्कस किए हैं। अगर आपको वीडियो में कोई भी डाउट हो तो आप मुझसे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा। अगर चैनल से फर्स्ट टाइम जुड़ रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन को क्लिक करना मत भूलिएगा। मिलूंगी अब मैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग।